जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही दुखद विषय के बारे में। आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि एक कफ सिरप है जिसका नाम है कोल्ड रिफ। इसके पीने से बहुत से बच्चों की जान जा चुकी है जिनकी उम्र 5 साल से कम है। लगभग 15 से 20 बच्चे हैं जिनकी जान जा चुकी है। ये घटना मध्य प्रदेश और राजस्थान में सामने आई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो घटना हुई है कैसे हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश और भारत में इस समय क्या कंडीशन है, कितने बच्चे रोज मरते हैं, किन कारणों से मरते हैं। इसके बाद में सरकार अपनी बजट में जीडीपी का कितना परसेंटेज खर्च करती है हेल्थ सेक्टर के लिए। इसके बाद में सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम है फ्री इलाज के लिए, फ्री ट्रीटमेंट के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए। इसके बाद में क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या सजेशन है हमारे द्वारा सरकार के लिए, क्या क्या सरकार को परिवर्तन करना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ में समाधान के लिए। इसके बाद में अंत में निष्कर्ष। इस प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आज जानने को मिलेगा कि भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या क्या परिवर्तन आना चाहिए और क्या क्या सॉल्यूशन हमें निकालना होंगे। इस प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके देश में, आपके आसपास समाज में इस प्रकार की घटना घटती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जानें कि हमारे राज्य में, देश में क्या कंडीशन है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ताकि आपको भविष्य में ऐसी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए हम थोड़ा समझते हैं कि घटना बेसिकली है क्या। देखिए बेसिकली केस क्या है। स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और बैतूल, है ना। छिंदवाड़ा और बैतूल में इस घटना सामने आई है एमपी में। और जो आपका राजस्थान है वहाँ पर भरतपुर और सीकरी, यहाँ पर 11 यानी कि वर्तमान में 11 से बढ़कर 20 संख्या हो चुकी है। देखिए 20 बच्चे इस समय ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 10 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो इस समय भर्ती है, उनका इलाज जारी है। ठीक, इसके बाद में ये आंकड़ा है तो सभी बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र वाले हैं। इसके बाद में एक सिरप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक सिरप है जिसका नाम है कोल्ड रिफ। क्या नाम है? कोल्ड रिफ इसका नाम है। इसके पीने से जिन बच्चों ने इसका सेवन किया है उन सभी की इसमें मौत हो चुकी है। लगभग सबकी नहीं, कुछ बच्चों की। निर्माता कंपनी किसने इसका निर्माण किया है? तो भैया श्री सेन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, SRESAN, श्री सेन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसका मैन्युफैक्चर किया गया। इसको इस समय बैन कर दिया गया है, सस्पेंड इसको कर दिया गया। वर्तमान में इसका जो लाइसेंस है उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक, ये जो कंपनी है तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है, तो इसको बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ें। देखिए अब बेसिकली ये जो स्थान है ना, ये आपका जो श्री सेन फार्मा लिमिटेड है, ये स्थान जहाँ पर इस दवाई का निर्माण हुआ था इसको बंद कर दिया गया है। और ये वो डॉक्टर हैं छिंदवाड़ा के जिनके द्वारा इस कोल्ड रिफ नामक सिरप को प्रिस्क्राइब किया गया था, है ना। तो ये इनको सस्पेंड कर दिया गया है, इनको अरेस्ट भी किया गया है, इन पर एक्शन सरकार ने ले लिया है। इसके बाद देखें 4 फोटो हमारे सामने है। पहली फोटो आप देखेंगे तो इसमें वो बच्चे हैं जिनकी जान गई है इस सिरप पीने से। इसके बाद में इस सिरप को बैन कर दिया गया है, इसको सील कर दिया गया है। अब भविष्य में इसका कभी भी उपयोग नहीं होगा। इसके बाद में ये मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं एमपी के, राजस्थान के। इसके बाद में इनका नाम है राजेंद्र शुक्ला। ये बेसिकली मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि मंत्री है और किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं जाने वाला, कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देने वाला, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए। लेकिन जो अधिकारी हैं डॉक्टर, उनका सस्पेंशन होता रहेगा, इनका इस्तीफा नहीं होगा, ये गारंटी है जो कि होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 4 फोटो हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। जो ऊपर की फोटो है ये आपके सरकारी अस्पताल है ना। यहाँ पर कंडीशन क्या है आप देखें, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ कितने बेड हैं, कितने मरीज देखें यहाँ पर। यहाँ देखें आप, यहाँ पर काउंटर, यहाँ देखिए आप, ये मरीज है, ये पेशेंट है। सबके हाथ में बच्चे हैं लेकिन किसी के पास भी स्पेस नहीं है। यहाँ देखिए आप, बहुत से बच्चे बेड पे हैं, बहुत से बच्चे ज़मीन पर हैं, देख पा रहे हैं आप। इसके बाद में नीचे जो है ये सभी प्राइवेट अस्पताल हैं, प्रॉपर AC है, मशीन है ना। डॉक्टर उनके पास देखिए बात कर रहे हैं, कितने खुश हैं। ये देखिए आप, बेड खाली पड़े हुए हैं। ये कंडीशन है भारत की। ठीक है, चलिए, बहुत खराब कंडीशन है। इसके बाद देखें आप,
अब बात करते हैं कि जो सिरप है उसमें क्या ऐसा पाया गया जिसके कारण से बच्चों की जान गई है। चलिए, ये जो सिरप है इसका नाम है कोल्ड्रिफ। क्या नाम है? कोल्ड्रिफ सिरप का नाम है। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है, इस सिरप में 48.6%, कितना? 48.6% डाइथेलॉन ग्लाइकॉल यानी कि DEG नामक एक केमिकल पाया गया। यह एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो इंसान के लिए टॉक्सिक है यानी हानिकारक है। यानी ये जो आपका केमिकल है ये इंसान के लिए बना ही नहीं है, इसके बाद भी इसका यूज़ किया गया, दुर्भाग्य है। इसका जो प्रभाव है, जो आपका डाइथेलॉन ग्लाइकॉल है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है बॉडी में? इससे किडनी फेल हो जाती है, उल्टी होती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है और मृत्यु भी इससे हो जाती है, जो समय लगातार बच्चों की हो रही है। पहले आंकड़ा 11 था, फिर 15 हुआ, 20 हुआ और बढ़ने की संभावना है। इसके बाद में जांच में खुलासा क्या हुआ, ये जो घटना हुई है कैसे हुई देखिए। तो आपका सिरप है, इसका बैच टेस्ट सरकारी लैब में नहीं हुआ। अब देखो दो बातें आपके सामने हैं। जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया, इसका मैन्युफैक्चरिंग करी, इसके बाद में ये आपके सरकारी लैब में आता है, जो आपकी गवर्नमेंट की लैब होती है वहाँ पर इसकी टेस्टिंग होती है, जो कि नहीं हुई, जो कि टेस्टिंग नहीं हुई। लैब में टेस्ट होना था, नहीं हो पाया, करप्शन सामने आ गया, पैसा खिला दिया गया होगा, इसके बाद में मार्केट में आता है, ठीक है, और हमारे पास इसकी मेडिसिन पहुंचती है। बीच में जो होना था वो नहीं हो पाया। देखिए दूसरी बात यह है, तो सरकारी लैब है वहाँ पर पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं है, तो सरकार को दो काम करने हैं। सबसे पहले जो आपकी लैब है वहाँ पर काम करना है, और जो करप्शन यहाँ हो रहा है कि जांच ही नहीं हो रही है, तो दो बातें हैं यहाँ पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल और सैंपल मॉनिटरिंग पर भी बड़ी चूक हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर गलती हुई है। इसके बाद देखें आप चूक कैसी हुई, हमने पढ़ लिया कि ये जो फार्मा प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल जो आपका बेसिकली केमिकल होता है उसको मिला दिया गया। सप्लाई चेन कमज़ोर है, गलत समय काम हो रहा है, टेस्टिंग प्रोसेस काफ़ी कमज़ोर है, सरकार के पास में पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं है। इसके बाद में OTC, ये समझें आप, काफ़ी काम का है। OTC क्या होता है? ओवर द काउंटर। देखिए जो मेडिसिन डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट में अवेलेबल होती हैं उनको बोलते हैं OTC मेडिसिन। जैसे आपका पेन रिलीफ होता है ना, इसके बाद में आपका जो एंटासिड होता है, एलर्जी रिलीफ होता है, ये सभी बोलते हैं OTC। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन इसमें कंपलसरी नहीं होता है। तो ये जो आपकी कोल्ड्रिफ है ये भी OTC के तहत बेची जा रही थी, जो कि गलत है। मार्केट में जो कफ सिरप होते हैं बच्चों के लिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं अवेलेबल होते हैं, इनको बेचना इलीगल होता है, ठीक। उसके बाद भी इसको बेचा गया, तो यहाँ गड़बड़ हुई, ठीक। बहुत ईजी है समझना। इसके बाद में अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नमेंट एक्शन, जिम्मेदार कौन है और सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसकी बात करते हैं। देखिए श्री सन फार्मा जो इसके प्रति जिम्मेदार है, जो इसका निर्माण करता है, पर मामला दर्ज हो चुका है, FIR इसमें हो चुकी है, और जो उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये आपको क्लियर है। इसके बाद में DGHS यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सिरप ना देने का निर्देश दिया है, यानी कि जिनकी उम्र 2 साल से कम है उनको कब सिरप नहीं दिया जाएगा, ऐसा सजेशन दिया गया है, ये गाइडलाइन जारी की गई है। इसके बाद में NHRC और CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है कि भाई ये घटना जो हुई है कैसे हुई है, भविष्य में ना हो उसके लिए क्या किया जाए। इसके बाद में सभी फार्मास्यूटिकल उत्पाद पर QR कोड वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया ताकि भविष्य में ट्रेसिंग संभव हो पाए। देखिए यानी जो मेडिसिन होती है उन पर QR कोड वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप भविष्य में कोई मेडिसिन लेते हैं उसमें QR कोड देखें है कि नहीं, और अगर है तो आप उसको स्कैन करिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी प्राप्त हो जाएगी। तो भविष्य में कोई भी आपको खतरा हो तो यहाँ से आप उसको चेक करिए, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ एंड मेडिकल डिग्लिजेंस इन इंडिया। देखिए हमारे भारत में क्या कंडीशन है वो समझे आप। देखिए रोजाना लगभग 464 बच्चे इलाज की कमी से या देरी से मर जाते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इसके बाद में या जो आंकड़ा WHO यूनिसेफ के द्वारा दिया गया है 24 के आसपास, ठीक है।
यानी इलाज ना मिलना या देरी से होना। अगर आप बीमार हो तो आपको तुरंत इलाज चाहिए होता है, ना मिले तो डेथ हो जाती है। ठीक, तो 464 नंबर है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24-25 में 12,438 बच्चों की मृत्यु हुई है उपचार संबंधित कारणों से, यानी उपचार नहीं मिला तो गलत मिला। क्लियर है। 70% जो मौत है चिकित्सा लापरवाही, मेडिकल निग्लिजेंस के कारण होती है। ठीक है, तो ये सब आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भारत में क्या कंडीशन इस समय बनी हुई है, कितना इंप्रूवमेंट होना बाकी है, बहुत होना बाकी है। हेल्थ बजट एंड वैक्सीनेशन एक्सपेंडिचर, हमारे भारत में जो बजट है उसमें कितना खर्च होता है हेल्थ सेक्टर के लिए, और जो वैक्सीनेशन का जो एक्सपेंडिचर है आगे समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। देखिए, जो सबसे पहले बात करेंगे वर्ष स्वास्थ्य व्यय, परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना होता है, और इसमें राशि। देखिए 13-14 की बात करें, 13-14 में जो आपका जीडीपी का 1.15% खर्च होता था स्वास्थ्य के लिए, यानी कि लगभग 30,000 करोड़ के आसपास। ठीक, 23-24 में बढ़कर ये हो गया आपका 1.9, काफ़ी बढ़ गया, 90,000 करोड़ के आसपास हो गया। इसके बाद में 24-25 की बात करें, ये आपका हो गया 1.95 के आसपास, थोड़ा बड़ा, लगभग 87,000, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा, आंकड़ा कम हो गया। इसके बाद में हुआ ये था कि नेशनल हेल्थ प्लान NHP 17 का प्लान था कि 25 में ये जो आंकड़ा है ये 2.5 होना चाहिए था, जो कि हो नहीं पाया, इसमें हार गए हम लोग। तो ये 2.5% जीडीपी, ये हमारा आदर्श, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि भारत में जो स्वास्थ्य कंडीशन है काफ़ी समय खराब है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा हमें चाहिए जीडीपी का, तभी ये भारत में एक कंडीशन बन पाएगी ताकि सबका इलाज प्रॉपरली हो पाए। ठीक, तो जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंटेज हमें खर्च, मेरे ख्याल से भारत को लगभग 5 से 6% खर्च करना चाहिए, तभी जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो बेहतर हो पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी सरकार को वैक्सीनेशन के माध्यम से कितना खर्चा आता है वो समझेंगे। देखो, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन खर्च कितना बैठता है सरकार को, UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रति बच्चे औसत खर्च आता है 1,000 to 4,800, लगभग 5,000 के आसपास की बात हो रही है। ठीक, तो प्रति बच्चा खर्चा आता है 1,000 से 5,000 के आसपास, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, बहुत बड़ी संख्या है। 146 करोड़ की पॉपुलेशन वर्तमान में, इसके आसपास ही पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनका जो वैक्सीनेशन होता है तो प्रति बच्चा बहुत महंगा पड़ता है। नए वैक्सीन जो मार्केट में आए हैं PCV, RVB, HPV जोड़ने पर राष्ट्रीय स्तर पर सालाना जो है खर्चा सरकार का बढ़ने वाला है, 12,000 से 15,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाया गया है। कितना बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद देखें EPI यानी एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन की औसत कीमत आती है 80 से 90 रुपए प्रति डोज, बहुत बच्चे हैं, प्रति डोज है ना, प्रति डोज। इसके बाद में यूनिसेफ के अनुसार एक बच्चे के वैक्सीन पर सप्लाई की कुल लागत, यानी सप्लाई जो होता है बच्चे तक पहुंचता है, 2500 से 6,000 तक होती है। यानी वैक्सीन जब आप अगर पहुंचेगा तो उसका जो सप्लाई हो रहा है उसमें जो खर्चा होता है उसकी कॉस्टिंग आती है 2500 से 6,000 के आसपास। तो अगर आप तक वैक्सीनेशन पहुंच रहा है तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है सरकार को, आपके लिए फ्री अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी सरकार के द्वारा फ्री में आपके लिए व्यवस्था हो रही है उसका पर्याप्त लाभ उठाइए। सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, सारा पैसा आपका है, सारा पैसा आपका है, इसको आप ध्यान रखिए, है ना। चलिए, इसके बाद देखिए मेजर गवर्नमेंट स्कीम, सरकार के द्वारा वर्तमान में कौन कौन सी स्कीम है जो आपके लिए इस समय चल रही है फ्री में। देखिए, सबसे पहली है PM केयर फॉर चिल्ड्रन, 10 लाख मुआवजा इसमें सरकार देती है, और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी सरकार इसमें करवा के देती है बच्चों के लिए। आयुष्मान भारत है, आप सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है, 5 लाख तक इसमें मुफ्त इलाज होते हैं, 60 करोड़ इसमें लाभार्थी इस समय भारत में अवेलेबल हैं। मिशन इंद्रधनुष, 0 से 15 वर्ष तक मुफ्त टीकाकरण इसमें होता है, वैक्सीनेशन होता है फ्री में। इसके बाद में PMBJP जन औषधि, 11,200 केंद्र हैं भारत में, MP में 730 प्लस केंद्र है। यहाँ पर आपको जो मेडिसिन होती है वो लगभग 70 से 90% कम रेट में यहाँ पर अवेलेबल होती है।
बहुत कम जेनरिक मेडिसिन यहाँ प्राप्त होती है। इसके बाद बाल सखा योजना, गरीब बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल यहाँ पर होता है। इसके बाद में ई-विन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, वैक्सीन ट्रैकिंग और डाटा मॉनिटरिंग यहाँ पर होता है, किनको वैक्सीन लग गया है, किनको बाकी है। इसके बाद में NDHM यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य रिकॉर्ड व पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इस प्रकार से सरकार के द्वारा कई स्कीम चालू हैं, डिस्कस किया हमने। इसके बाद में सुझाव, रिकमेंडेशन की बात करेंगे कि हमारे द्वारा सरकार को क्या सुझाव हैं कि आप क्या परिवर्तन करिए। सबसे पहला है कि भैया 5 वर्ष से कम बच्चों को OTC सिरप डॉक्टर की सलाह के बिना ना दें। ये बहुत बड़ा सुझाव है सरकार के लिए, आपके लिए भी। इसके बाद में दवा खरीदते समय QR कोड स्कैन कर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो भैया QR कोड स्कैन करिए, सबके मोबाइल में आजकल ये फैसिलिटी होती है, उसके द्वारा चेक करिए कि जो आपकी मेडिसिन सही है। यानी क्वालिटी कंट्रोल लैब्स की संख्या और क्षमता बढ़ाई जाए। वर्तमान में भारत में जो सरकारी लैब हैं उनकी क्षमता बहुत कम है, उनमें जो इक्विपमेंट होना चाहिए काफ़ी कम है। इसके बाद में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी कि भैया दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, चाहे मंत्री हो या फिर आपका अधिकारी हो। चाइना में एक मंत्री है, उस पर करप्शन चार्ज साबित होने पर उसको इस्तीफा देना पड़ गया। बहुत सिंपल सी बात है। फार्मा सेक्टर में डिजिटल मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम अनिवार्य किया जाए ताकि बच्चों की जान दोबारा ना जाए। इसके बाद में जो कंक्लूजन, निष्कर्ष आपके सामने है कि भैया कफ सिरप विवाद केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि भारत की जो वैश्विक इमेज है वो खराब इससे होती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की छवि इस समय काफ़ी खराब हो रही है, काफ़ी चुनौती हमें सामने है। यह मामला बताता है कि भारत को अब अपनी दवा निर्यात नीति यानी कि एक्सपोर्ट पॉलिसी, गुणवत्ता जांच, क्वालिटी रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी पर काफ़ी ध्यान देना होगा। इसके बाद में सख्त निगरानी, जवाबदेही और वैज्ञानिक सुरक्षा सुधार से ही जो भारत की दवा उद्योग है इसका ग्लोबल ट्रस्ट पुनः वापस आ पाएगा। इस प्रकार से आज हमने समझा कि जो भारत में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ये जो सिरप की घटना हुई है, बच्चे काफ़ी जिनकी जान गई है, 20 बच्चे जा चुके हैं और जाने की संभावना है। ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, तभी इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। और जो उसके प्रति जिम्मेदार हैं, चाहे वो अधिकारी और मंत्री क्यों ना हो, उन सभी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सरकार को एक्शन लेना होगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।